नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करूं पहले उसके पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com को आपके आर्थिक मदद की जरूरत है, आप हमारी आर्थिक मदद करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी को आप डोनेशन दें, आर्थिक मदद करें, आर्थिक सहायता करें और सत्य हिंदी के सदस्य बने। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके और साथ ही प्ले स्टोर में जाकर वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल 5वें चरण के लिए जो मतदान है 17 तारीख को होने वाले हैं। ये कुल 45 सीटें हैं इसमें और 5 जिलों में वोट पड़ने वाले हैं। इन इलाकों का स्वभाव क्या है, 2016 और 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी को कितनी बढ़त मिली थी और इसके आधार पे क्या आगे का जो वोटिंग पड़ने वाला है, जो पोलिंग होने वाली, उस पर हम किसी तरीके का कोई अनुमान लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। वहां के मुद्दे क्या हैं और वहां पर बीजेपी और तृणमूल के बीच में कशमकश कितनी तगड़ी है, इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ है कार्तिकेय बत्रा, जो इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, जो मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में फिलहाल हैं और भारत में भी उन्होंने ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया कुछ समय तक के लिए, भारत पर तगड़ी नजर रखते हैं और खासतौर पर आंकड़ों के आधार पर चुनावी गणित, चुनावी रसायन को समझाने का प्रयास करते हैं। कार्तिकेय, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कौन सी 45 सीटें हैं, किन जिलों में हैं और कितना इनका प्रभाव तृणमूल और बीजेपी का है इनमें। जी आशुतोष जी, धन्यवाद आमंत्रण के लिए। तो 5 जिले जैसे कि आपने कहा, और पिछले चरण की तरह इस बार भी 2 बहुत ही अलग अलग इलाकों में चुनाव हो रहा है। तो 2 जिले नॉर्थ के आते हैं, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग, और 3 जिले दक्षिण दक्षिण साउथ सेंट्रल और दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट के जिले, ये हैं पूर्वा बर्धमान, नॉर्थ 24 परगना और नडिया। अब ऊपर की जो सीटें, जो जिले हैं, जो 2 मैंने आपको बताए, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, वहां में 13 सीटें हैं और 32 सीटें साउथ में हैं, ये साउथ सेंट्रल और साउथ ईस्ट। तो ये कल जो सीटें जा रही हैं चुनाव में, ये उनका डिस्क्रिप्शन है। अब इनके अलग अलग मुद्दे हैं, यहां पर पार्टीज की अलग अलग स्ट्रेंथ है और 16 में और 19 में अलग अलग परफॉर्मेंसेस हुई थी। तो आगे जैसे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था 16 में, क्या हुआ था 19 में। तो 2016 में उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी 200 पूरे विधानसभाओं के अंतर्गत। जी, तो उस वक्त लेफ्ट और कांग्रेस का डोमिनेशन था, एक तरीके से कह सकते हैं। तो 2016 में तृणमूल को कितनी सीटें मिली थी, कितने परसेंट वोट आए थे, और बीजेपी को कितनी सीटें, कितने परसेंट वोट आए थे इन इलाकों में? तो आपका मतलब था कि लेफ्ट और कांग्रेस का ऑपोजिशन में डोमिनेंस था, क्योंकि वैसे तो तृणमूल का ही डोमिनेंस था। अच्छा, तो इन 45 सीटों में से 16 में 32 सीटें तृणमूल लेकर आता है, 10 सीटें कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस लेकर आता है, और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी का जो उस समय अलायंस पार्टनर था, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, ये नॉर्थ में दार्जिलिंग के इलाके में 3 सीटें लेकर आता है। तो 32, 10 और 3। अब अगर हम इसको वोट शेयर के आधार पर देखें तो वोट शेयर 45% रहता है तृणमूल का, 38% कांग्रेस और लेफ्ट का, और 13% जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और बीजेपी जो एनडीए अलायंस है, 13% उनका आता है। तो ये 16 में परफॉर्मेंस रहती है। कार्तिक, एक मैं क्लैरिफिकेशन अपने दर्शकों के लिए चाहूंगी। जो आपने 3 सीटें बताई, इसका मतलब इस 5वें चरण में भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर एक भी सीट नहीं मिली थी। 16 में एक भी सीट नहीं थी उनकी। ठीक है, बट तो 19 में ये एकदम बदल जाता है। हाँ, 2019 में जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए उस वक्त तो बहुत जी, अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी ने जी, किया। पूरे राज्य में उनको 18 सीटें मिली और अनएक्सपेक्टेडली मिली। तो जी। ये 2019 में जो विधानसभा सीटें थी, किन किन उनमें कितनी बढ़त तृणमूल को मिली और कितनी बढ़त जो भारतीय जनता पार्टी है उसी गठबंधन के सहयोगियों को मिला? तो लीड्स बोलते हैं जिसको, आप जैसा आप बोल रहे हैं कि असेंबली सेगमेंट में लीड्स कितनी थी, तो 45 में से ना आशुतोष जी एकदम कांटे का टक्कर थी। 22 भाजपा और 23 तृणमूल। अब ये लेकिन ऊपरी स्तर पर आपको बताता हूं मैं कि 22 और 23, इसमें जो अंदर का जो एक इंफॉर्मेशन ज्यादा जरूरी है कि नॉर्थ में भाजपा ने तृणमूल को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया एक तरीके से, और यही साउथ की सीटों में जहां तृणमूल ने बहुत अच्छा किया, भाजपा ने, देखिए 19 में तृणमूल की लाज जो बची, या जो तृणमूल ने अच्छा ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, उसमें
जो साउथ ईस्टर्न बंगाल का बहुत बड़ा रोल था, हुगली, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना। लेकिन उस पूरे पोर्शन में जो एक इलाका था जहां भाजपा ने अच्छा किया था, वो इलाका चुनाव में जा रहा है कल, जो नडिया और नॉर्थ 24 परगनास का जो इलाका है। तो क्या हुआ कि नॉर्थ में जो 13 सीटें थी, उनमें से 12 पर लीड ले गई भाजपा और केवल 1 पे लीड ले पाई तृणमूल। अच्छा, इसमें भाजपा अकेले लड़ रही थी चुनाव, भाजपा का कुछ सपोर्ट था जो गोरखा पार्टीज हैं उनका, लेकिन कोई अलग, तो ये भाजपा की ही मानी जाएंगी। और साउथ में जो बंटवारा हुआ वो 22 और 10, 22 तृणमूल और 10 भाजपा। लेकिन आशुतोष जी, मैं फिर से बोलूंगा कि उस क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में ये भाजपा की अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाएगी, क्योंकि ये जो साउथ ईस्टर्न बंगाल था, वहां भाजपा ने कुछ भी खास नहीं किया था बाकी इलाकों में। और वोट शेयर के अनुसार भी अगर आप देखें, एग्रीगेट अगर आप देखें, तो 41% तृणमूल और 45% भाजपा। यहां पे इस फेज में एक्चुअली भाजपा का वोट शेयर ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसमें भी अंदर की कहानी यह है कि नॉर्थ में भाजपा 57% लेकर आती है और तृणमूल 31, और साउथ में भाजपा 40 और तृणमूल 46। तो साउथ में तृणमूल का दबदबा बना रहता है, लेकिन नॉर्थ में भाजपा एक तरीके से आप कहें तो स्वीप करती है। ये जो उत्तर बंगाल का आपने बताया, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग का 57% वोट और तृणमूल को सिर्फ 31%, यानी तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो वोटों का गैप है वो 26% का गैप है। करेक्ट। ये इसका कारण क्या इतना ज्यादा? ये तो मैं समझ सकता हूं कि दक्षिण मध्य पूर्व के अंदर जो लड़ाई थी, वोट प्रतिशत का जो गैप था वो सिर्फ 6% का था। तृणमूल को 46% मिलते हैं, बीजेपी को 40% मिलते हैं, तो एक तरीके से लड़ाई इवन है। अगर 3% बीजेपी तृणमूल का कम हो जाता और बीजेपी का बढ़ जाता तो बराबर की टक्कर हो जाती वहां पे। लेकिन 26% का जो गैप है ये फिनोमिनल है। इसका मतलब ये कि तृणमूल पूरी तरीके से वाइप आउट हो गई वहां पे, और ये सडन सर्ज है। 2016 में तो यहां दिखाई नहीं पड़ता है, तो 2019 में कैसे इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा गैप आ गया, और तृणमूल क्यों साफ हो गई पूरी तरीके से? नहीं, क्योंकि जो मैंने आपको 16 के आंकड़े दिए वो मैंने आपको एग्रीगेट दिए हैं, और जो 19 के आंकड़े दिए मैंने आपको तोड़ के दिए हैं नॉर्थ और साउथ के, तो वो कंपैरिजन शायद ठीक नहीं रहेगा नॉर्थ का अगर आप टोटल से कंपेयर करें 16 में। उसके लिए 16 में नॉर्थ और 19 में नॉर्थ देखना पड़ेगा। नॉर्थ में कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। जब मैं ये कह रहा हूं कि जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में इतना ज्यादा फिनोमिनल जी जी जी, हाँ हाँ, मैं वही बोलूंगा, फिनोमिनल ग्रोथ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो मैंने आपको आंकड़े दिए 16 में एग्रीगेट दिए हैं और 19 में नॉर्थ के अलग से दिए हैं। बट हाँ, आपका जो सवाल है कि इतना बड़ा गैप क्यों है, तो वही बात है कि देखिए, गोरखा पार्टीज का जो सपोर्ट मिल जाता है वहां भाजपा को। आपको याद होगा कि जसवंत सिंह 2009 में यहां से एमपी बने थे दार्जिलिंग से। तो उसका कारण यही है कि भाजपा पिछले कुछ चुनावों से गोरखा पार्टीज के सपोर्ट से यहां पर अच्छा कर रही है। और प्लस साथ में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां मैंने आपको जैसे पिछली बार भी बताया था, वह राजवंशी इन्फ्लुएंस है। तो यहां पर भाजपा का अच्छा करना स्वाभाविक था एक तरीके से, क्योंकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा उनके पीछे खड़ा हुआ था। लेकिन अब उसमें भी काफी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं उस फ्रंट पर भी। उसके बाद अभी वहां पे क्या स्थिति है? क्या इनके बीच में, गोरखा के बीच में कुछ मत विभाजन हुआ है? अगर हुआ है तो क्या इसका असर पड़ेगा बीजेपी के चुनाव में? बहुत दिलचस्प स्थिति है आशुतोष जी, कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 2 हिस्से हो गए हैं, एक गुरुंग फैक्शन, एक तमांग फैक्शन। गुरुंग जो मेन थे इनके, बिमल गुरुंग, और इन्होंने एनडीए का पाला छोड़ दिया है। और तृणमूल ने 3 सीटें वहां पर खाली छोड़ दी हैं कि वो लड़ ही नहीं रही हैं दार्जिलिंग में, ये कहकर कि हमने अपने दोस्तों के लिए ये सीटें छोड़ी हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम वहां पे क्या है, क्योंकि दोनों धड़े लड़ रहे हैं, तमांग और गुरुंग, और साथ में भाजपा लड़ रही है, तो ये त्रिकोणीय फाइट हो रही है। तो कहीं ना कहीं गोरखा वोट जो स्प्लिट होगा तमांग और गुरुंग के बीच, लोग कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं, कहीं भाजपा को उसका फायदा मिलेगा। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है कई सीटों पर वहां पर। वहां के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं साउथ से। जैसे अब वहां पर जो गोरखा मुद्दा है, अपने आप में अभी अमित शाह जी ने एक अश्योरेंस दिया है कि हम गोरखा मुद्दे को हम सेटल कर देंगे। वहां पर डिमांड है कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिले कुछ कम्युनिटीज को, वो हम दे देंगे। तो भाजपा वहां पे लगी हुई है। वहां पे टी गार्डन्स का इलाका है, जिस प्रकार असम में बोला गया था कि हम आपके सैलरी वेजेस बढ़ा देंगे, तो वो सेम बात बोली जा रही है। लेकिन अब फिर वही तर्क आ रहा है कि देखिए, आप असम में नहीं कर पाए, बंगाल में कैसे करेंगे?
कुछ इलाकों में राजवंशी इन्फ्लुएंस है, इसके बारे में हमने पिछली बार बहुत डिटेल में बात करी थी। तो ये वहां पर मुद्दे हैं, पर जो दार्जिलिंग में जो सीटें होंगी वहां पर ये देखना जरूरी होगा, बहुत दिलचस्प होगा कि कितना वोट कौन किसका काट रहा है। बिल्कुल। ये जो दक्षिण मध्य का इलाका है, दक्षिण मध्य के इलाके में कौन कौन से मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? क्या क्या ग्राउंड लेवल पे जो फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पूरे चुनाव को? जी, तो हम बार बार ये बोल रहे हैं, लेकिन अब असल में नॉर्थ परगना और नडिया वो इलाका है जहां मतुआ फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो नामशूद्रा फैक्टर है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन देखिए आशुतोष जी, इनकी पॉपुलेशन ना बांग्लादेश के बॉर्डर पे काफी सारे जिलों में तितर बितर है, लेकिन जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉर्थ 24 परगना, नदिया और साउथ 24 परगना में है। तो नॉर्थ 24 परगना और नडिया की सीटें इस बार जा रही हैं चुनाव में, तो एक फैक्टर तो वो हो गया। दूसरा फैक्टर अम्फान, तो नॉट 24 में भी अम्फान की वजह से जो भी थोड़ा बहुत तो नहीं, काफी नुकसान हुआ था। तो जो उसके बाद जो कह रहे हैं कि कट मनी के जो इल्जाम लग रहे हैं, जो एक गुस्सा है उसको लेकर, और यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भी उतने ही परसेंटेज है जहां पर आप कहीं कहीं पोलराइज कर सकते हैं, 25% के आसपास। अच्छा, मतुआ कम्युनिटी में एक और मुद्दा जो ये है कि सीएए को लेकर प्रॉमिस किया गया था 2019 में, भाजपा ने इस इलाके में बहुत अच्छा एक कारण यह भी था करने का कि मतुआ का सपोर्ट इनको मिल गया था। तो अब वहां पर मतुआ को इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मतुआ कम्युनिटी को कि मोदी जी जब बोरोमा को मिलकर आए थे कि हेड हैं, और अभी बांग्लादेश भी गए मोदी जी, तो वहां पर मतुआ समुदाय के जो एक धार्मिक स्थल पर होकर आए, अपने साथ कुछ मतुआ लोगों को लेकर भी गए, जहां तक मुझे याद है राजनीतिक स्तर पर। तो वहां पर इनको सीए का प्रॉमिस किया गया था कि देखिए आप आए हैं बांग्लादेश से, हम आपको सबको सिटीजनशिप देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो क्या उसका गुस्सा है? अब तृणमूल का क्या इसमें काउंटर चल रहा है वहां पे कि आपको सीए की आवश्यकता ही नहीं है। आपको कौन बोल रहा है कि सीए में आवश्यकता है आपको? आप तो ऑलरेडी सिटीजन है इंडिया के, आपके पास पैन कार्ड भी है, आपका आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है, आप क्यों डर रहे हैं? मतुआ में भी आशुतोष जी विभाजन है, एक जो एक उनका जो सेक्शन है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो भाजपा के साथ है और एक तृणमूल को सपोर्ट कर रहा है। तो वो किस हिसाब से वहां पे कैसे वोट करेंगे ये बहुत जरूरी रहेगा। तो ये मेन जो मुद्दे हैं उस इलाके के, जितना मेरे को मैं क्योंकि देखिए मैंने फिर से ये बात बार बार बोली है, आंकड़ों पर मेरी मास्टरी है, पर जो जमीन पे हो रहा है उसके लिए मैं भी फील्ड रिपोर्ट्स पर रिलाई कर रहा हूं। तो फील्ड रिपोर्ट्स मतलब यूनानिमसली इन मुद्दों को उठा रहे हैं। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये वो इलाका है जिसमें एनडीए को अगर 2019 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एनडीए एक तरीके से तृणमूल के बीच में बहुत जबरदस्त कश्मकश है। एक सीट से तृणमूल आगे है, तृणमूल के पास 23 सीटें हैं, एनडीए के पास 22 सीटें हैं। अब 2021 का जो चुनाव हो रहा है इसमें क्या होने वाला है? साबरे आप अंत में आप ओवर की आखिरी बॉल हमेशा गूगली फेंक देते हैं मेरे को। सवाल मुझसे भी बहुत पूछा जाता है कि भाई क्या होगा, तो मैंने कहा मैं क्यों बताऊं, मैं तो एक्सपर्ट से पूछ के बताऊंगा आपको। पहली बात तो आप मुझे एक्सपर्ट बोल रहे हैं, शायद मैं उसके लायक नहीं हूं, पर कोशिश करता हूं। 12 और 1 नॉर्थ, तो ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसको रेप्लिकेट करना शायद मुश्किल होगा। देखिए राष्ट्रीय चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, भाजपा का एक अलग स्तर था वहां पर, यहाँ पर अब गोरखालैंड पार्टीज भी आ जाती हैं, उनका अपना इन्फ्लुएंस है, वोट भी कटेगा। वो डायनामिक्स इतने कंफ्यूजिंग हैं कि इस समय ये बोल पाना कि कोई स्वीप करेगा बहुत मुश्किल है। तो 12 और 1 तो रिपीट नहीं होगा आशुतोष। हालांकि भाजपा ने हमें बार बार चौंकाया है, हम बोलते थे कि उत्तर प्रदेश में इनकी 2019 में 80 में 71 सीटें फिर से नहीं आएंगी, 30 साल रुक जाएंगे और 62 ले आते हैं। पर एक अरिथमेटिकली जो एक लॉजिक बनता है कि 13 में कहीं ना कहीं कमी आएगी, वो जो 12 सीटें भाजपा जिसमें लीड कर रही थी शायद वो उतना नहीं कर पाएगी। जो साउथ की सीटें हैं वहां पे कहना सही में मुश्किल है, क्योंकि वहां पे दोनों ही कैंपेन जबरदस्त चले हैं, और क्योंकि देखिए वही बात है, तृणमूल का गढ़ है, तृणमूल को बचाना है और भाजपा को सेंध मारनी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब भाजपा का भी उस गढ़ के अंदर एक छोटा सा गढ़ है कि 32 सीटों में अगर आप नडिया जिले में एकदम स्वीप कर जाते हैं तो जायज सी बात है कि तृणमूल वहां फोकस करेगी। और तृणमूल ने सॉरी नडिया में कितनी सीटें हैं? 10 के आसपास, एकदम मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर जिले के अंदर जहां तक मुझे याद आ रहा है तकरीबन 8 से 10 सीटें होंगी। तो साउथ में कहना मुश्किल है, नॉर्थ में यह कहा जा सकता है कि भाजपा 13 में से 12 भाजपा के लिए रिपीट करना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। बिल्कुल, और
बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक के जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारी 5वीं चरण का विश्लेषण 2016-2019 के आधार पे कौन कौन से मुद्दे थे, किसकी क्या स्थिति थी। अब जब पोलिंग होगी उसके बाद नतीजे आएंगे, तभी पता चल पाएगा कि 45 में से कितनी सीटें भाजपा अपने पास रख पाती है और कितनी तृणमूल के पास। लेकिन ये सबसे दिलचस्प और सबसे कश्मकश वाला ये चरण है जिसमें बराबर की लड़ाई है, इसलिए कोई भी आगे निकल सकता है और कोई भी पीछे हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आशुतोष सर, काउंटिंग डे पे कुछ करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी आई विल लेट यू नो। अच्छा, नहीं उस दिन अवेलेबिलिटी रखूं ना मैं, इसलिए तो मैं सोच सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।